नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और आज जिक्र सीतापुर में बाढ़ का कहर। तो यूपी से भारी तबाही मची हुई है। नहर टूटने से कई गांवों पर संकट गहराता जा रहा है और खेतों में फसल डूब चुकी है। गांव में घुस रहे पानी से रहना भी मुहाल हो गया है और बाढ़ की दहशत से खौफ में हजारों जो लोग हैं इस खौफ में रहने को मजबूर हैं। पीड़ित लोग प्रशासन से नहर को बंद करने की मांग कर रहे हैं। वहीं नहर पटरी कटान के बाद बने त्रासदी जैसे हालात के बीच सीतापुर के कटान प्रभावित इलाकों में जिला आयुक्त रोशन जैकब पहुंची हुई हैं और आयुक्त ने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को राहत बचाव और पटरी मरम्मत के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त रोशन जैकब ने अधिशासी अभियंता सिंचाई विशाल पोरवाल से राहत कार्यों की जानकारी ली और जलभराव से प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और राहत सामग्री के वितरण के निर्देश दिए हैं। सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति और मुआवजा तय करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैराज से जो डिस्चार्ज हो रहे पानी और मरम्मत के समय पानी को रोकने के लिए भी जिम्मेदारों से बात की गई और नहर के पानी को नदी में डाइवर्ट कैसे किया जाए, इसको लेकर भी जिला मशीनरी को निर्देशित किया गया है। तो फिलहाल आपको बताते हैं किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और यूपी के सीतापुर में बाढ़ से तबाही है। नहर टूटने से कई गांवों पर अब गहरा संकट जो है मंडराता हुआ नजर आ रहा है। नहर टूटने से कई गांव इसकी जद में आ गए हैं। यूपी में जल प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खेतों में फसल पूरी तरीके से डूब चुकी है और जो पानी है वो गांव में घुस चुका है और गांव जलमग्न है। बाढ़ की दहशत से खौफ में हजारों लोग हैं, खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ये सीतापुर गांव की तस्वीर सामने आ रही है जहां पर कटान के बाद गांव में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तो यूपी के सीतापुर में बाढ़ की तबाही का मंजर कुछ इस कदर है कि लोग अब डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो ये आप टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख पा रहे हैं। गोंडा, सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खीरी, बांदा की ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जलभराव की स्थिति और इससे अंदाजा लगा पाना बेहद आसान होगा कि आखिर इससे जल प्रलय अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बारिश जितना फसलों के लिए लाभदायक होती है और ज़रूरत से ज़्यादा अगर बारिश हो तो ये तबाही का सबब बन जाती है। और ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं सीतापुर में बाढ़ से तबाही का मंजर, जहां पर लोग अब दहशत में और डर के साए में जीने को मजबूर हैं कि आखिर वो अपना जीवन कैसे गुजारे, क्योंकि हर दिन ये जलभराव की स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है। रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो फिलहाल अब लोग डर डर के जीने को मजबूर नजर आ रहे हैं। गोंडा की तस्वीर जहां पर जलभराव की स्थिति, जो गांव है गोंडा, वहां पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। सिद्धार्थनगर की भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। लोग पानी से होकर गुजर रहे हैं और जलभराव की स्थिति इतनी ज़्यादा है कि आखिर कैसे निकले घर से बाहर, ये सोचने पर मजबूर हैं। लखीमपुर खीरी की भी तस्वीर कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है जहां पर गांव और घर में पानी भरा हुआ है, साथ ही जो किसानों की फसलें हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। और बांदा की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नज़र आ रही है। गोंडा और सिद्धार्थनगर का रुख कर लेते हैं कि जो जल भराव की स्थिति बनी है, आखिर इससे कैसे निपटा जाए और प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं। राजेश शुक्ला गोंडा से संवाददाता जुड़े हुए हैं, पुरुषोत्तम दुबे सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख गोंडा का करेंगे। गोंडा से राजेश शुक्ला हैं। राजेश, अगर गोंडा की तस्वीर की बात करें, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये वाकई ये बता रही हैं कि स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी है यहाँ के आम जनमानस के लिए। आपको बता रहे कि बारिश का पानी नहीं, ये बाढ़ का पानी है। जो पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो जो बैराजों से पानी छोड़े जाते हैं
तो वो पानी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में बांध के द्वारा आ जाता है। अब जो तरफगंज की तहसील की जो बेवंदा मांझा और नारायणपुर जो गांव है और कर्नलगंज तहसील का गांव नकहरा गांव है, वहां पे कल जनपद के जो अपर जिला अधिकारी कर्नलगंज तहसील के जो है वो मौके पर गए और देखे। अब देखने की बात तो अलग है, जब खबर चलती है, जब केएनयू ने कल प्रमुखता से इस खबर को उठाया तो वहां पे स्थानीय प्रशासन के लोग गए और वहां पे जा करके मौका मुआयना करके वापस आ गए। लेकिन बाढ़ के पानी जो है, पानी का जब स्तर कम होता है तो स्तर कम होने के बाद भीषण बीमारी फैलती है। लेकिन बीमारी फैलने की वजह यह है कि पानी का जब स्तर जाता है तो जीव गिरालू बनते जो गंदे से फैलता है, तो वहां पे ना तो किट की व्यवस्था की, ना पर दवा छिड़काव की तक की कोई व्यवस्था की जा रही। और लोगों का कहना कि प्रशासन यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है और अभी तक के बेवदा मांझा में और नारायणपुर गांव में प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा कि ये भी सवालों के घेरे में। जब लेखपाल वहां पे तैनात किए जाते हैं, कानून को तैनात किए, तो आखिर लेखपाल क्या करता है? लेखपाल जो वहाँ स्थानीय प्रधान होते हैं ग्राम सभाओं के, उनके टच में रहते हैं और उनसे फोन पे बात करके पूरे मामले की स्थिति कर लेते हैं और कहते हैं आप लोग गांव की पूरी व्यवस्था देखिए, हम मौके पे नहीं आ पाएंगे। ये ताजा मामला बेवदा मांझा के प्रधान ने बताया कि लेखपाल गांव पे नहीं आते हैं, दौरा करने कोई नहीं। और वहां पे एक स्थिति ये आ गई कि जब बाढ़ का पानी का स्तर नीचे हो रहा है तो लोगों का जीवन यापन धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है। पटरी पे जीवन यापन तो आ रहा है, लेकिन उनके सामने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की संकट हो गई, खाने पाने के लिए व्यवस्था। लेकिन इन सब संकटों को आखिर दूर कौन करेगा? जिला प्रशासन तो कह रहा है। जो जनपद गोंडा की जिला अधिकारी जिला अधिकारी की भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसी स्थितियों से जब निचले स्तर के जिम्मेदार बेपरवाह हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है जिला अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई संज्ञान लिया गया, निर्देशित किया गया? प्रशासनिक स्तर पे कोई संज्ञान नहीं लगेगा। हाँ, बस कागजों पे दिखावा होता है और रोज ये मैसेज दिया जाता है कि हाँ की सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त, लेकिन मौके की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कुछ नहीं। लोग किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं? ये जनपद के जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, जिनको एक कार्य दिया गया, बाढ़ खंड के अधिकारी हैं, शासकीय अभियंता हैं, और जिनको राहत सामग्री आपदा विशेषज्ञ की टीम होती है, जो आपदा विशेषज्ञ की टीम के जो अधिकारी होते हैं वो मौके पर जाते नहीं, तो फिर राहत बचाव कार्य की और वहां पर राहत की बंटवारे का मामला कौन देखेगा? क्योंकि लेखपाल कानूनगो ये सब खाना पूरते हैं और अपने उच्चतर अधिकारी को कानून को भी तहसीलदार एसडीएम को और एसडीएम डीएम को रिपोर्ट दी जाती है कि ऑल इज वेल है। लेकिन स्थितियां कैसी हैं जमीनी स्तर पर, ये कोई देखकर भी अनदेखा करने वाली बात निकलकर सामने आ रही है। पुरुषोत्तम दुबे का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर सिद्धार्थनगर की भी स्थितियां कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं। सिद्धार्थनगर में देखा जाए जल भराव की स्थिति से लोग किस तरीके से परेशान और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। पुरुषोत्तम जी सोनी, आपको साफ तौर पे बताएं कि सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील के दर्जनों गांव जो हैं वो बाढ़ की जद में हैं। लगभग 5 दिनों से बाढ़ जो है वो भीषण तबाही मचाई हुई है, लेकिन प्रशासन के लोग जो हैं वो जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि के न्यूज ने जब खबर को कल चलाया था तो के न्यूज की खबर का संज्ञान लेकर जिला अधिकारी जो डॉक्टर राजा गणपति आ रहे हैं, उन्होंने कल बाढ़ प्रभावित गाँव का दौरा किया। ग्रामीणों द्वारा जब उनसे बात की गई, ग्रामीणों ने साफ तौर पर प्रशासन पे आरोप लगाया कि इस बार जो बाढ़ आई उनको नाव तक मुहैया नहीं कराई गई। उस पर जिलाधिकारी ने संबंधितों को फटकार, लेकिन फटकार लगाने से होता क्या है? 5 दिन बीत गए, ग्रामीणों को नाव तक नहीं मिल पाई, आने जाने में दिक्कत हो रही है, जरूरी चीजें नहीं मिल पा रही है, मवेशी सब घर में परेशान है। ये नजारा जो है वो सिद्धार्थनगर का है। जी बिल्कुल, स्थितियां बेहद दयनीय हैं। और पुरुषोत्तम अगर देखा जाए, जाहिर सी बात है यहाँ पर बच्चे भी होंगे जो स्कूल गोइंग होंगे और जाहिर सी बात है स्कूल जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। जा भी रहे हैं या फिर घर में कैद हैं? जी, आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में करीब 1 दर्जन प्राथमिक विद्यालय जो परिषदीय विद्यालय हैं वो ऐसे हैं जो पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का पानी विद्यालयों में भरा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं वो अपने घर पे रह रहे हैं, अध्यापक जैसे तैसे विद्यालय पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उनके पहुंचने में भी वो जो विद्यालय पहुंचने के लिए उनको अपनी पाइप निकालनी पड़ती है, जूता हाथ में लेना पड़ता है, बाढ़ के पानी से पैदल होकर विद्यालय तक जाना पड़ता है। जी बिल्कुल, क्या बड़े बूढ़े बच्चे सभी परेशान हैं और अक्सर हर साल ऐसा लगता है कि ऐसी स्थितियां बनती हैं अगर देखा जाए जल भराव की स्थिति, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है तो जाहिर सी बात है पानी का स्टोरेज और कई बार नहर का कटाव और डैम से छोड़ा गया पानी, ये तमाम चीज़ें निकलकर सामने आती है जहां पर एक जल भराव की स्थिति बनती है और वो तमाम गांव जलमग्न हो जाते हैं। और फिर उन ग्रामीणों को, क्योंकि ऐसी स्थितियां बने उससे पहले जो
जिम्मेदार लोग हैं वो जागते नहीं हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझते नहीं हैं, और इसी वजह से इन दिक्कतों का सामना, ऐसे हालात बन जाते हैं और इसका सामना इन ग्रामीणों को, गांव वालों को भुगतना पड़ता है। गोंडा का रुख करेंगे। राजेश, अगर यहाँ पर देखा जाए प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरीके से बेपरवाह है, लापरवाह है, जिस तरीके से आपने बताया, क्या यहाँ पर खेतों में भी पानी भरा हुआ है? ऐसे हालात हैं कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, और अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है घर के अंदर तो फिर वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं, किस तरीके से खाने पीने का क्या कुछ इंतजाम है? क्या प्रशासनिक स्तर पर किसी तरीके की कोई व्यवस्था की जा रही है? जी, आपको बता दें कि जनपद गोंडा के बेउंदा मांझा और तरनारायणपुर जो गांव है, जो तरफगंज तहसील के अंतर्गत आता है, वहां पे बाढ़ का पानी खेतों में, हजारों हेक्टेयर खेतों में पानी भरा हुआ, जिससे किसानों की गन्ने की फसल, धान की फसल और जो फसलें बिल्कुल डूब चुकी हैं, उन फसलों का बिल्कुल नामो निशान मिट चुका है। और जिन घरों में पानी भरा, वो लोग अपने घरों में तख्त पे रख करके चूल्हे पे खाना बना रहे हैं और किसी तरह यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। प्रशासन की अगर राहत सामग्री की बात करें तो राहत सामग्री सिर्फ दिखावे के लिए छोटे सा लिफाफे में दे करके ग्राम प्रधान के द्वारा बांट करके इस्त्री कर लेता है। आखिर उस लिफाफे में छोटे छोटे ननिहाल बच्चे हैं, उनके लिए दूध की व्यवस्था, उनके लिए दवा की व्यवस्था, और जो गर्भवती महिलाएं हैं अभी उनकी कोई दिक्कत है तो उनको वहां तक के गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। जब नाव ही नहीं है तो एम्बुलेंस कहां जाएगी? रोड पानी में डूबा। समुचित मात्रा जो गांव के प्रधान है वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी नाव बना करके लगाए हैं, प्रशासन ने हमें कोई नाव नहीं दी है, और हम अपनी नाव से अपने गांव वालों को जब कोई दिक्कत होती है तो बाहर ले जाकर बाजार में दवा कराने के लिए, सामान लाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब यही चीज है कि करोड़ों रुपए का टेंडर होता है नाव का, नाव के ठेकेदार लगाए जाते हैं, तो आखिर नाव का ठेकेदार जो है, जो करोड़ों रुपए टेंडर नाव के नाम पर निकाला जाता है, नाव की खरीदारी होती है, वो सब नाव आखिर जाती कहाँ? ये भी सवालों के घेरे में है। जब इस मामले पर के न्यूज की टीम ने उन अधिकारियों से बात की बाढ़ खंड के से, तो बाढ़ खंड के अधिकारियों ने किसी भी प्रकार का कोई सवाल देने से किनारा काट लिया। अब यही बात है कि जब नाव ही नहीं व्यवस्था है लोगों को तो आने जाने के, तो फिर किस तरह से लोग बाढ़ के पानी से निकलकर सड़क के किनारे जहां पे अस्थायी बाजार है, सामान आएंगे या दवा लेने के लिए किस तरह है? तो इसलिए प्रधानों ने अपने पैसों से खुद नाव की व्यवस्था करवाई है। बिल्कुल, ये काबिल तारीफ है कि गोंडा में जो प्रधान हैं वो फिलहाल जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाओं के नाम पर करोड़ों का बजट तो पास कर दिया जाता है, लेकिन वो व्यवस्थाएं वहाँ तक मुहैया नहीं होती, या उन ज़मीनी स्तर तक लोगों तक ये व्यवस्थाएं पहुँच नहीं पाती हैं, और इससे ये जाहिर तौर पर ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से बंदरबाट किया जा रहा है इस बजट का। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संदीप, एक बार फिर से, क्योंकि बारिश तबाही बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से लगातार बारिश हुई और बारिश से अब नहर कटने की वजह से भी कई गांव जलमग्न हो गए हैं और जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासनिक अमला अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और वो लोग भी अब गायब नजर आ रहे हैं जो इन आम जनता के बीच पहुंचते हैं, वोट की अपील करते हैं। कहां गए वो लोग? सोनी, देखिए, एक चीज़ है कि एक तो बारिश तो है ही है, जो बारिश तबाही लेकर के आती है, और बारिश निश्चित तौर पे ऐसी चीज़ों को लेकर के लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए और प्रशासन को इस पे भी पहले से इंतजाम कर लेने चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीतापुर की बात करते हैं, जो कल हादसा होता है, कल सीतापुर में जिस तरीके से यहाँ पे नहर फटती है, नहर कटने के बाद से जो है लगभग 2 दर्जन से अधिक गाँव जो है जलमग्न हो जाते हैं। हालांकि उन पूरी चीज़ों को लेकर के विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर वहां पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसकी जांच की प्रक्रिया बनाई जाती है। हालांकि फिर उसके बाद से जो है लखनऊ से जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी भी रवाना हो जाते हैं वहां को हालचाल लेने के लिए, जानने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बातें ये होती है जब नहर चलाई जाती है, कुछ चीज़ों में होता है कि जब बरसात का पानी होता है उसकी वजह से नुकसान होता है, और कहीं कहीं पर जब नहर चलाई जाती है तो उसका पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी नहर अगर चल रही है तो वहां पर आपके सीचपाल, सीच पर्यवेक्षक आपके वहां पर मौजूद होने चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार से कोई कटान ना हो सके। हालांकि जो घटना घटी है सीतापुर में, उसके कारण, मुख्य कारण यही था कि यहां पर कोई देखरेख करने वाला नहीं था, जिसके बाद से जो 19,500 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया था, और पानी का जो बहाव था वो काफी तेज था, जिसकी वजह से जो है लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव जो है वो जलमग्न हो गए। हालांकि ये पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो शासी अभियंता की होती है, यानी कि एक्सीएन की होती है, क्योंकि जब पानी छोड़ा जाता है तो उस पर पूरी तरीके से कंट्रोलिंग होनी
चाहिए, आपके सीज पर्यवेक्षक या सीजपाल आपके जो मौके पर होने चाहिए, केयरिंग करनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके जेई और एई जो होते हैं वो भी मौजूद होने चाहिए, जिससे कि जब पानी के जल भराव तेज होता है तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी कट होता है तो वो बड़ा कट बनता हुआ नजर आता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलती है जो अधिकारी हैं उनकी गलती है, जिसकी वजह से ये काम जो है ये हादसा हुआ है। और आज देखा जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक जो गांव जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 24 ऐसे जिले थे जो संवेदनशील जिले थे, जहां पर हर साल जो है बाढ़ का खतरा पहले से मंडराता है। हालांकि इसको लेकर के सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देशित किया था कि बाढ़ की ऐसे जो संवेदनशील इलाके जिले हैं उन जिलों पर पहले से मॉनिटरिंग किया जाए, और मॉनिटरिंग करते समय बाढ़ के बचाव कार्य के साथ साथ बाढ़ के कार्यों में भी पूरी तरीके से काम अधिकारी करते हुए नजर आए, जिससे किसी प्रकार से बाढ़ का जो खतरा होता है वो आम जनमानस ना झेल सके। लेकिन इन सब चीजों से अगर बात की जाए तो वो अधिकारी फिलहाल वो मुस्तैद दिखे नहीं। जमीनी हकीकत पर जो कागज के पन्नों पर मुस्तैद होते हैं वही कागज के पन्नों पर मुस्तैद रहे, लेकिन बाढ़ के जैसे बड़े खतरों को पूरी तरीके से बचते हुए नजर आए। हालांकि यही वजह है कि कई ऐसे उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं जहां पर बाढ़ का पानी जो है वो लगातार गांवों में जा रहा है, लोगों के घरों तक जा रहा है, लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, रोडें जो है गायब हो चुकी हैं, पूरी रोडें। तो ये एक जो बड़ा कारण है वो साफ तौर पर इस तरीके का कारण है कि कैसे प्रशासन को अब तक जो है जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेनी चाहिए थी, और फिर उसके बाद से जो है आगे की प्रक्रिया के साथ अधिकारियों के साथ मिल करके काम करना चाहिए था। बाढ़ को लेकर के पहले से तैयारियों के निर्देश दिए जाते हैं, 15 जून से पहले बाढ़ के पूरे कार्य लगभग पूरे कर लिए जाते हैं, लेकिन अधिकारी कागज के पन्नों पर पूरे कार्य पूरे कर लेते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। जब मौके पर आप जाएंगे तो वहां पर जो बोरियों का जो ढेरा लगाया जाता है जिसे बाढ़ को रोकने के लिए, साथ में कैंप बनाए जाते हैं कि किस तरीके से बाढ़ को रोके जाएंगे, लेकिन वो सब मुस्तैद नहीं दिखते हैं समय पर। वजह यही होती है कि जब बाढ़ का जल स्तर तेज होता है तो वो पानी सीधे जो जहां ढाल पाता है गांव की तरफ आता है या कोई कटान पा जाता है तो उधर उसी तरफ जो है वो रुख कर जाता है। सोनी, बिल्कुल। पुरुषोत्तम दुबे का रुख कर लेते हैं सिद्धार्थनगर का। अभी मौजूदा हालात क्या कुछ बयां कर रहे हैं पुरुषोत्तम, अगर सिद्धार्थनगर की बात की जाए? अनम्यूट करिएगा जी। पुरुषोत्तम, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी सोनी, आपको बताऊं कि जलस्तर में पिछले 2 दिनों से काफी गिरावट आ रही है, और उसका ये नतीजा कि सड़कों पे जहां पानी भरा हुआ था, सड़कें जो है अब सड़कों से पानी खिसक रहा है। लेकिन आपको साफ तौर से बताऊं कि कल जिलाधिकारी जब आए, खबर चलने के बाद उन्होंने संज्ञान लिया, जिन जिन गांवों में वो पहुंचे ग्रामीणों ने उनसे आरोप लगाया, डायरेक्ट प्रशासन पर उनका आरोप था कि प्रशासन ने अभी तक उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की। इस पर जिलाधिकारी से के न्यूज की टीम ने बात भी किया। जिलाधिकारी ने बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में कई जगह जो है वो बांध में गैप है, अभी भरा नहीं गया, उसके लिए टीमें बनाई गई हैं, जल्द ही उसका जो है कार्य पूरा कर लिया जाएगा। फसलों की जो क्षतिपूर्ति है उसके लिए भी स्थानीय प्रशासन को उन्होंने जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाकर फसल नुकसान का जो जुर्माना होता है वो जिम्मेदारों को देने का निर्देश दिया। जी बिल्कुल, आकलन किया जा रहा है फिलहाल देखा जाए। राजेश शुक्ला का रुख कर लेते हैं गोंडा का। राजेश, क्या यहाँ पर किस तरीके से नुकसान हुआ, किस तरीके से किसान जो है जल भराव की स्थिति से परेशान हुआ, जो फसलें हैं वो डूबी, क्या इस बात का आकलन किया गया प्रशासनिक स्तर पर? मुआवजे का कोई जिक्र किया गया? जी, आपको बता दें जनपद गोंडा के जो तरफगंज तहसील के ब्योंदा मांझा, नारायणपुर और कन्नलगंज का नकहरा गांव है, जहां पे बाढ़ का पानी चढ़ गया, लेकिन इससे किसानों की हजारों हेक्टेयर फसल डूब गई है। गन्ने की फसल है और धान की फसल है। गन्ने की फसल किसान की एक वो फसल होती है, जब गन्ना का सीजन चलता है तो किसान ये सोचता है कि 6 महीने बाद हमारा गन्ना तैयार होगा और अपनी बेटी की शादी, अपने घर का निर्माण करेंगे गन्ना, क्योंकि गन्ना का जो खेती होती है वो कैशलेस खेती होती है, और धान जो होता है वो एक प्रकार से राशन होता है। तो किसान का गन्ने की फसल और धान की फसल डूब गई है, लेकिन अभी तक के जिला प्रशासन ने उन किसानों के फसलों का कोई भी आंकलन नहीं कराया, ना पर मौके पे कोई अभी गया आंकलन करने। इसी वजह से किसान के मन में एक वो भय बैठा
कि हर बार ये बाढ़ का सिलसिला आता है, लेकिन हर बार किसानों को झुंझुना थमा दिया जाता है। फसलों का आंकलन नहीं किया था कि किस किसान का कितने हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है, कोई आंकलन नहीं किया था। और किसानों को राहत के नाम पे ये कुछ बस झुंझुना देकर के मामले का स्त्री कर लिया था। और नया मामला ताजा भी बता रहे हैं कि जब ब्योदा मांझा के गांव के प्रधान से बात हुई और नगारा के और नारायणपुर के, तो उन्होंने बताया कि लेखपाल आते हैं, खेतौनी और खसरा लेकर चले जाते हैं कि आपके फसल का जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन करके आपको पैसा जब आएगा तब भेज जाएगा। लेकिन पैसा कब आएगा कब भेज दिया जाएगा, यह सिलसिला चलता रहता है। अब पैसा आने का कोई वही नहीं है, तो किसान अपनी मन की भावनाओं को लेकर बैठ जाता है। अब जिससे किसान का लाखों रुपए का नुकसान होता है, किसी तरह फिर वो अपनी भर्ती करके फिर खेती जुड़ता है। हर साल ये सिलसिला चलता है। बिल्कुल, यह सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए राजेश, आपका भी, पुरुषोत्तम आपका भी, संदीप आपका भी। और इसी बीच एक बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है, आपको रूबरू करा दें इस खबर से। रायबरेली से इस वक्त की अहम खबर, रायबरेली के एनटीपीसी में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। कोयला उतारकर जा रही मालगाड़ी से भिड़ंत हुई। मालगाड़ी से भिड़ंत के बाद ट्रैक से ये रेल इंजन उतरा, डिरेल हुआ रेल इंजन। मालगाड़ी के ट्रैक पर सामने से रेल इंजन आने से यह हादसा हुआ। तो भिड़ंत में इंजन ट्रैक को क्षतिग्रस्त करते हुए ये बाहर हुआ है। और हादसे में 2 लोग घायल हुए। तो रेल हादसों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो लगातार रेल हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कोयला उतार कर जा रही मालगाड़ी से ये भिड़ंत हुई रेल इंजन की। केशवानंद ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। केशवा, क्या अपडेट है इस मामले में? तो आपको मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी के कोयला हैंडलिंग प्लांट का है, जहां पे झारखंड प्रांत कोयला लेकर के मालगाड़ी में सामने से आ रही जो इंजन है उस पर भिड़ंत हो गई है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जब मालगाड़ी व रेल इंजन से भिड़ंत हुई तो जो इंजन था वो डिरेल हो गया करके जो है प्रशासन मौके पर पहुंचा, राहत बचाव का कार्य कर रहा है। बताया जा रहा है कि देर रात ये घटना हुई मामले को लेकर के जब मीडिया ने एनटीपीसी प्रशासन से बात करना था, एनटीपीसी प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा हुआ है लगातार, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये एनटीपीसी के अंदर, प्लांट के अंदर हुई है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के एनटीपीसी पूरे मामले को दबा रहे। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल, स्थिति फिलहाल सामान्य है। जो 2 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं, देखिए जो 2 लोग घायल हुए हैं उनकी स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। फिलहाल उनका डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। शुक्रिया केशवानंद इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो रायबरेली के एनटीपीसी में ये बड़ा ट्रेन हादसे की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर जो कोयला लाद कर ये ट्रेन जा रही थी और रेल का इंजन सामने से आने की वजह से ये भिड़ंत हुई और इसी के चलते जो ट्रेन है, रेल इंजन है, वो डिरेल हो गया और 2 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। हालांकि स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन इलाज अभी जारी है। और इसी खबर पर विनोद
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।